हेलो स्टूडेंट। आज हम सेरिकल्चर के नेक्स्ट 3 टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कैसे रेशम कीट का पालन पोषण किया जाता है। सेकंड आ जाएगा स्पिनिंग ऑफ कोकून, कोकून का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। और थर्ड आ जाएगा पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग, कोकून पश्ची संसाधन, कोकून के निर्माण के पश्चात कौन कौन से संसाधन हम उपयोग में लेते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेशम कीट का पालन पोषण या फिर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। नॉर्मली हम पालन पोषण का मीन मानते हैं कि सिर्फ रेशम कीट को भोजन उपलब्ध करा दिया जाए और उनको रहने के लिए सही जगह दी जाए, तो ये उनका पालन पोषण हो जाएगा। परंतु यहाँ अंडे से लेके एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन मीन्स ग्रीष्म सुप्तावस्था एंड हाइबरनेशन मीन्स शीत सुप्तावस्था। ग्रीष्म सुप्तावस्था का मीन होता है जो गर्मियों में हमें इंसेक्ट्स दिखाई नहीं देते क्योंकि वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं या फिर वो एक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मीन होता है शीत सुप्त अवस्था, मतलब वो सर्दियों के मौसम में हमें दिखाई नहीं देते, एक शीत निद्रा में चले जाते हैं, जो कि पूरा सर्दियों का सीजन निकलने के बाद ही हमें पुनः दिखाई देते हैं। तो जो हम इनके पालन, रेशम कीट के पालन पोषण की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, अंडे देना तथा इलियो की जो प्रारंभिक अवस्थाएं उनसे लेके कोकून निर्माण तक की सारी क्रिया विधियां रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में ही आती है, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं बीजागार का प्रबंधन या फिर ग्रेनेज मैनेजमेंट, कैसे हम बीजागार का प्रबंध करते हैं। तो इसमें रेशम कीट पालकों को उपयुक्त प्रकार के बीज उपलब्ध कराना तथा प्रजातियों के मौलिक गुणों को बनाए रखना ही बीजागार प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। कि हमें अगर रेशम कीट के उपयुक्त प्रकार के बीज प्राप्त हुए तो हमें उनसे अच्छे प्रकार के रेशम के धागे प्राप्त होंगे, तथा अगर इनकी प्रजातियों के मौलिक गुण अच्छे हैं तो हमें बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम प्राप्त होता है। इस कार्य हेतु बीज प्राप्ति के लिए पाले जा रहे रेशम कीट या कैटरपिलर अवस्था को उचित पोषण, रोगों से रोकथाम तथा अन्य देखभाल पर ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का उनमें रोग ना हो, उनका पोषण अच्छा हो तथा अन्य देखभाल जैसे कि उनके रहने का जो स्थान है वो प्रॉपर साफ सफाई वाला हो। साथ ही चयन की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ये भी देखना चाहिए कि विकास की सामान्य अवस्था में कितने प्रतिशत प्यूपा की मौत हुई है। यदि प्यूपा मृत्यु का प्रतिशत एक सीमा से अधिक है तो इस बीज का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर सब अधिक मात्रा में प्यूपा की डेथ हो रही है तो हमें उन बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम इसका पालन पोषण कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम फर्टिलाइजेशन से लेते हैं कि इनके फर्टिलाइजेशन का टाइम क्या होता है, कैसे तापमान पे रखा जाना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। इनमें जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है वो एक सामान्य ताप पर होना चाहिए। निषेचन के टाइम क्या होता है, मेल जो होता है फीमेल के चारों तरफ चक्कर काटना स्टार्ट करता है और कुछ समय पश्चात इनमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू हो जाता है। जो इनके सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो टाइम होता है वो लगभग 3 घंटे का होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स टाइम के पश्चात या 3 घंटे पश्चात जब फीमेल फर्टिलाइज हो जाती है तो मेल की डेथ हो जाती है तथा जो निषेचित ओवा होते हैं उन्हें वो ले करती है। तो देन हम सेकंड पढ़ते एग लेइंग, अंड निक्षेपण, कि वो अंडे कब देती है। तो निषेचन के पश्चात फीमेल जो होती है अंडे देना स्टार्ट करती है। यह प्रक्रिया लगभग 24 घंटे में कंप्लीट होती है और इन 24 घंटों में ये लगभग 450 से 500 अंडे देने का कार्य करती है। अंडे देने के पश्चात इन अंडों में हैचिंग करवाई जाती है। तो नेक्स्ट आ जाएगा अंड उत्पत्ति या फिर हैचिंग। यह रेशम कीट उद्योग की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि निकलने के तुरंत पश्चात ही इल्ली तेजी से भोजन करना प्रारंभ कर देती है। पहले भी की क्लास में भी मैंने बता रखा है कि जैसे इनमें हैचिंग होती है ये भूखे होते हैं, इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। अगर इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं दिया गया तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जैसे ही अंडों से बाहर निकलती है तेजी से भोजन करना प्रारंभ करती है और उसी के साथ ही अपने शरीर में वृद्धि करना स्टार्ट कर देती है। देन इसके पश्चात हम सेकेंड इनमें पढ़ते हैं कोकून का निर्माण। हैचिंग हो गई, जस्ट कैटरपिलर ही तो कोकून का निर्माण कर रहे हैं, तो वो कैटरपिलर कोकून का निर्माण कर कैसे रहे। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्पिनिंग ऑफ कोकून्स या फिर कोकून का निर्माण। ये वो समय होता है जब
पूर्ण परिपक्व इल्ली भोजन लेना बंद कर देती है। एक टाइम ऐसा होता है जब वो बहुत अधिक मात्रा में भोजन लेती है और जब ये कोकून का निर्माण करती है तो उस टाइम इल्ली क्या करेगी, भोजन लेना पूर्णतः बंद कर देती है तथा अपनी जो सिल्क ग्लैंड्स होती है, पहले भी बताया सलाइवरी ग्लैंड का ही मॉडिफाई रूप होती है सिल्क ग्लैंड। जैसे हम में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वैसे ही इनमें सिल्क ग्लैंड्स होती है जो कि एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करती है। तो जब इल्ली भोजन लेना बंद कर देती है तो इनकी सिल्क ग्लैंड एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है। इस अवस्था में जो इल्ली होती है उसे स्पिनिंग ट्रे में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा कुछ समय तक तिरछे सूर्य की ओर रखा जाता है। ये जो स्पिनिंग होता है वो 3 दिन में कंप्लीट होता है तथा इससे कोए बन जाते हैं और यही रेशम कीट पालन की लास्ट स्टेज है। कंप्लीट ये 3 दिन में होती है और लास्ट स्टेज ऑफ सिल्कवर्म कल्चर, इनके कल्चर की लास्ट अवस्था होती है। अब इनमें क्या क्या होता है, फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ कोकून, कोकून की गुणवत्ता कैसी है। तो कोकून की गुणवत्ता कच्चे रेशम की पैदावार, धागे की लंबाई, धागाकरण का गुण तथा धागे की टूटन पर निर्भर करती है कि इनकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, सॉरी कि ये जो रेशम कीट है इनकी पैदावार कैसी थी, धागे की लंबाई किस प्रकार की है, या फिर धागाकरण का गुण इनमें किन प्रकार का पाया जाता है और ये किस टूटते हैं या फिर नहीं टूटते, इस प्रकार की इनकी क्वालिटी चेक की जाती है। देन सेकंड आ जाएगा मार्केटिंग ऑफ कोकून। रेशम कीट पालन की प्रत्येक अवधि में उत्पन्न कोयों की कीमत स्थिर रहती है। यद्यपि ये जो इनका मूल्य होता है वो भारत सरकार द्वारा नियमित किया जाता है तथा कीट पालक के कोय उचित मूल्य पर खरीद लिए जाते हैं क्योंकि इनका जो मूल्य होता है उसे सरकार ही नियत करती है। देन इसके पश्चात हम पढ़ते हैं पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। कोकून के निर्माण के पश्चात के संसाधन कौन कौन से हैं? तो कोकून से रेशम का धागा प्राप्त करने को, पहले हमने कोकून था उसी से हमें सिल्क प्राप्त हो रहा है, कोकून से सिल्क प्राप्त करने, कोकून से रेशम का धागा प्राप्त करने को ही कोया पश्ची संसाधन कहते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है, फर्स्ट हमने लिख रखा है स्टिफलिंग और सेकंड रीलिंग। अब ये स्टिफलिंग होता क्या है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्टिफलिंग, कोया के अंदर ही प्यूपों को मारने की प्रक्रिया को स्टिफलिंग कहा जाता है। जस्ट जो कोकून्स बन रहे हैं वो बन किसके ऊपर रहे, प्यूपा कर पर ही। जो कैटरपिलर होता है वो अपनी सिल्क ग्लैंड द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करता है। वो पदार्थ को, उस पदार्थ से वो क्या करता है, अपने शरीर के चारों तरफ उसे लपेटना स्टार्ट करते हैं और जब ये वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो एक हार्ड कवरिंग बन जाती है और उनके अंदर लार्वा के जस्ट बाद की स्टेज प्यूपा बनती है। तो इन कोयों के अंदर ही प्यूपा को मारने की प्रक्रिया को स्टिफलिंग कहा जाता है। कीट पालकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 9 से 10 दिन पुराने कोए जिनमें से रेशम कीट बाहर ना निकले इस क्रिया के लिए चुने जाने चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम रीलिंग या स्पिनिंग, जिसे धागाकरण या कताई कहा जाता है। किस प्रकार इनका धागाकरण किया जाएगा, किस प्रकार इनमें कताई की जाती है, किस प्रकार इन्हें काता जाता है। इसमें मरे हुए कोकून से रेशम का धागा निकालने की क्रिया को रीलिंग कहा जाता है। जो हमने प्यूपा मार दिया था उसमें से बाद में हमने जो धागा निकाला है उसे ही रीलिंग कहा जाता है। 4 या 5 कोकूनों के धागे के स्वतंत्र सिरे को पकड़ के कर एक विशेष प्रकार की लकड़ी के छिद्र से गुजारते हुए किया जाता है। जैसे चरखे में किया जाता है, 4-5 धागों को एक साथ लिया, एक सिरे से पकड़ा, दूसरे सिरे से इन्हें काटना स्टार्ट किया जाता है, वैसे ही इन्हें काटा जाता है। अब इनमें जो धागे होते हैं इन सभी धागों को अलग अलग बांटकर एक धागा बना दिया जाता है। जिस प्रकार से चरखी में धागा काता जाता है उसी प्रकार इनको भी चरखियों में ही काता जाता है और फिर इन्हें पूरे एक गिट्ठे के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। बेकार भी बाहरी परत या क्षतिग्रस्त कोकून व धागों को अलग एकत्रित करके उन्हें अलग से बुनकर धागे बुन लिए जाते हैं। इन बुने हुए धागों को स्पन सिल्क या कतान रेशम कहा जाता है। स्टार्टिंग में हमने जो यूजफुल धागे थे उन्हें अलग किया, उनको काटना स्टार्ट किया, पूरा एक रेशम का धागा प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात जो बेकार हुई परतें थी, जो वेस्ट मटेरियल था, उसको भी अलग से वापस काट के एक धागे के रूप में तैयार कर लिया और जो वो धागा वेस्ट प्रोडक्ट से हमें मिला उसे कतान रेशम या स्पन सिल्क कहा जाता है।
जो कि हमें वेस्ट प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम पढ़ते केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क। सिल्क का रासायनिक संगठन क्या क्या है, या फिर रेशम का रासायनिक संगठन क्या है? तो रेशमी धागों का अधिकांश भाग कड़े अघुलनशील प्रोटीन का बना होता है। इनसॉल्युबल प्रोटीन का बना होता है, जो कि 75% होता है। मतलब इनका अधिकांश भाग, लगभग 75% जो पार्ट है वो कड़े अघुलनशील प्रोटीन का बना होता है। सिरसिन नामक पदार्थ इन धागों को परस्पर जोड़े रखता है। शेष भाग जो 25% भाग है वो जिलेटिनी प्रोटीन का बना होता है। तो 75% पार्ट तो इनसॉल्युबल प्रोटीन्स का आ गया, और 25% पार्ट आ जाएगा इसमें जिलेटिनी प्रोटीन का। ये प्रोटीन जो होता है गर्म जल में घुलनशील होता है। इसके अतिरिक्त रेशम में कुछ मात्रा में कैरोटीनोइड वर्णक या मोम भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में इनमें मोम भी पाया जाता है। रेशम के धागे का व्यास लगभग 0.045 से 0.0045 से 0.0082 सेंटीमीटर होता है, और लचीलापन लगभग इनमें 20% पाया जाता है। पूर्णतः ये लचीले नहीं होते, लगभग 20% इनमें लचीलापन पाया जाता है। धागा निर्माण के समय लार्वा की एक दिशा से दूसरी दिशा में गति के कारण धागे केंद्रित गोलाई में लिपटते जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब ये अपने सिल्क ग्लैंड से एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करते तो कोयों के रूप में पलटना स्टार्ट करते, एक दिशा से दूसरी दिशा में, तो गोलीय संरचना के रूप में उनके ऊपर लपेटने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो कैटरपिलर लार्वा होता है उसके चारों ओर एक केस या फिर कोकून बन जाता है। कोकून निर्माण में लगभग 3 या 4 दिन का समय लगता है। एक कोकून के निर्माण में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। बनता किससे? कैटरपिलर द्वारा कैटरपिलर की सिल्क ग्लैंड द्वारा इस स्रावित चिपचिपे पदार्थ द्वारा कोकून का निर्माण किया जाता है, जो कि हवा के संपर्क में आने से कठोर हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो कोकून होता है मोटा, अंडाकार तथा सफेद व पीले रंग का होता है। स्टार्टिंग में भी पढ़ा रखा है कि कोकून का कलर कैसा होता है, तो येलो एंड व्हाइट। मोटा होता है और ओवल शेप का होता है, अंडाकार। 20 से 25 दिनों के अंदर रेशम का कीट लगभग 22 ग्राम शहतूत की पत्तियों को खाता है। सबसे अधिक ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। जैसे ही इनमें ये एक अंडों से बाहर निकलते हैं, इनमें हैचिंग होती है, तो ये खाना खाना प्रारंभ करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में खाना खाते हैं। तो ये लगभग 20 से 25 दिन के अंदर अंदर 22 ग्राम के करीब शहतूत की पत्तियों को खा जाते हैं। इसके भार में 10,000 गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार 22 ग्राम पत्तियों से 70% नाइट्रोजनी पदार्थ को ये रेशम में बदल देते हैं। जो इन्होंने 22 ग्राम पत्तियां खाई है उसका 70% ये नाइट्रोजनी पदार्थ रेशम में बदल जाता है। इसी प्रकार 1 किलोग्राम कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए इन्हें लगभग 6.25 किलोग्राम ताजे कोकून की आवश्यकता होती है। तो ये था इनका केमिकल कंपोजिशन। इसके बाद की क्लास में हम पढ़ने वाले कि इनमें डिजीज कौन कौन सी होती है। सिल्क वर्म की डिजीज,